हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग टोंग टेस्टर यानी क्लैंप मीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जब भी हम लोग टोंग टेस्टर की बात करते हैं ना, तो ये एक ऐसा उपकरण है जिस उपकरण के द्वारा हम लोग विद्युत धारा को नापते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये बोला कि ये उपकरण क्या नाप रहा है, विद्युत धारा को नाप रहा है, तो आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आया होगा कि विद्युत धारा को तो मीटर भी नापता है, तो इस मीटर की क्या आवश्यकता है। देखिए, ये जो मीटर रहता है ना, ये मीटर हमेशा उच्च धारा को नापने के काम में आता है। क्या बोल रहा हूं मैं, उच्च धारा को नापने के काम में आएगा। और इस मीटर को ये मीटर से कैसे विभिन्न रहेगा, इस प्रकार के मीटर से अगर आपको धारा नापनी है ना, तो आपको जिस भी परिपथ से धारा नापनी है उस परिपथ को किसी भी रूप से छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब जैसे अगर अपन मीटर से नापते हैं ना धारा, तो हम लोग क्या करते हैं, जो परिपथ रहता है उस परिपथ को ब्रेक करके हम लोग उस मीटर को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम के अंदर संयोजित करते हैं। ठीक है, पर इस मीटर से जब भी आप धारा को नापोगे ना, तो हमें उस सर्किट को ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी जो लाइव कंडक्टर है ना, यानी जिस चालक के अंदर से धारा प्रवाहित हो रही है, उस चालक को बिना छेड़े हम लोग उस चालक की धारा को नाप लेंगे। कैसे नापेंगे, देखिए ये जो मीटर रहेगा ना, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, तो उस सिद्धांत के अनुसार हम लोग इस मीटर के अंदर क्या नापते हैं, विद्युत धारा को नापते हैं। ठीक है, अब अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, देखिए अन्योन्य प्रेरण की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो अन्योन्य प्रेरण का मतलब ये होता है कि यदि कोई भी एक चालक है, जैसे ये चालक को मैं कुंडली के रूप के अंदर बना रहा हूँ, इस चालक को आपने क्या करा, एक एसी सप्लाई दी। क्या बोला मैंने, एक एसी सप्लाई दी। तो जैसे ही एसी सप्लाई दी ना, तो अपने को क्या बताया, जो एसी सप्लाई है ना, वो परिवर्ती प्रकार की रहती है। यानी उसका जो परिमाण रहता है ना, वो परिवर्तित होता रहता है समय के साथ, और उसकी जो दिशा रहती है ना, वो दिशा भी क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही अगर इसके अंदर से धारा प्रवाहित होगी ना, तो इस कुंडली के द्वारा जो भी फ्लक्स प्रेरित होगा ना, वो फ्लक्स भी कैसा रहेगा, परिवर्तित प्रकार का रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको अपन ने क्या दी है, एसी सप्लाई दी है। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ पे फ्लक्स प्रेरित किया ना, तो क्या होएगा, अब इस स्थिति के अंदर मतलब परिवर्तित प्रकार के फ्लक्स के अंदर अगर आपने किसी भी चालक को रखा ना, किसको रखा हमने, चालक को रखा ना, तो क्योंकि ये परिवर्ती प्रकार का फ्लक्स है और ये एक चालक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार अपने को क्या पता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम ये कहता है कि यदि किसी भी चालक में अगर फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तो उस चालक के अंदर क्या प्रेरित होएगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये जो चालक है, इस चालक को आपने फ्लक्स के अंदर रखा है और इस चालक के अंदर से ये फ्लक्स परिवर्तन होने वाला लिंक कर रहा है, तो इस चालक के अंदर क्या प्रेरित होगा, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। अब क्योंकि एक कुंडली के कारण दूसरी कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है ना, इसलिए ये जो प्रेरण रहेगा, इस प्रेरण को हम लोग नाम देते हैं कौन सा, अन्योन्य प्रेरण। कौन सा बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण। एक कुंडली के कारण दूसरी कुंडली के अंदर प्रेरित अगर विद्युत वाहक बल होता है ना, तो उसको हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, और स्वयं के कारण स्वयं में होता है तो उसको हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, जैसे ही ये जो कुंडली है, इस कुंडली के कारण इस कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कुंडली के ऊपर यहाँ पे हम लोग एक अमीटर लगा लेंगे और इस अमीटर से हम लोग क्या नाप लेंगे, विद्युत धारा को नाप लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जो टोंग टेस्टर है उसका सिद्धांत रहता है। ठीक है, अब जब भी आप टोंग टेस्टर की बात करोगे ना, यानी क्लैंप मीटर की बात करोगे ना, तो उसकी संरचना की जैसे बात करने की बात करोगे ना, तो जैसे यहाँ पे तो दो कुंडली है, मैंने बोला ये पहली कुंडली, ये दूसरी कुंडली, और अगर अपन ट्रांसफार्मर के नियमों के अनुसार अगर यहाँ पे कुंडलियों को नाम देना, तो ये कौन सी कुंडली है, प्राथमिक कुंडली है। कौन सी है, प्राथमिक कुंडली है। और ये जो कुंडली है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली, कौन सी कुंडली बोलते हैं, द्वितीयक कुंडली। तो जैसे ही आप टोंग टेस्टर की संरचना की बात करोगे, किसकी बात करोगे आप, संरचना की बात करोगे, तो क्या रहता है, संरचना के अंदर ये जो प्राथमिक कुंडली है ना, ये प्राथमिक कुंडली कभी भी उस टोंग टेस्टर के अंदर नहीं रहेगी। मतलब जो भाग रहेगा ना उस मीटर के अंदर, वो मीटर के अंदर ऐसा भाग रहेगा, देखिए सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी साइड रहेगी। ठीक है, और सेकेंडरी साइड को भी हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं कि ये जो एसी इसके अंदर प्रेरित हुई ना, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, एसी प्रेरित हुई ना, इस प्रेरित एसी को हम लोग एग्जैक्ट एक तरीके से वैल्यू को नापने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इस एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग,
एक ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा। किसके द्वारा करेंगे? ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा, ठीक है। और ब्रिज रेक्टिफायर से जैसे अपन ने इसको परिवर्तित किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक मीटर लगा देते हैं। कौन से प्रकार का? मूविंग कॉइल टाइप का, और उसमें भी कौन सा? पीएमएमसी टाइप का कौन सा मीटर, ठीक है। कौन सा वाला मीटर लगा रहे हैं हम लोग, और इस मीटर से हम लोग धारा को नाप रहे हैं। अब आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आएगा कि इसके अंदर जब प्राथमिक कुंडली ही नहीं है तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल कैसे प्रेरित हुआ? तो देखिए ना, प्रेरित कैसे होगा? हम लोग क्या करते हैं, अगर अपन इसको फिजिकली देखते हैं ना, तो टोंग टेस्टर ऐसा कुछ रहता है। देखिए इसका जो प्राथमिक कुंडली रहती है ना, वो जो द्वितीयक कुंडली रहती है ना, इसकी संरचना देखिए ऐसी रहेगी। देखिए एक बार के लिए मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे टोंग टाइप टोंग बना हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या रहेगा? मीटर रहेगा, इस जगह पे वैल्यू रहेगी। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इस टाइप से है, ठीक है। इस टाइप से ये ऐसे खुल भी जाता है और ऐसे बंद भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, कौन सा पार्ट? ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट है ये द्वितीयक कुंडली। क्या बोल रहा हूं मैं? द्वितीयक कुंडली, ठीक है। अब ये कार्य कैसे करेगा? आपको क्या करना है कि ये जो टोंग है ना, ये टोंग के यहाँ पे एक स्विच रहता है। क्या रहता है? स्विच रहता है। आप जैसे ही उस स्विच को दबाओगे ना, ऐसे इसको पकड़ के दबाओगे ना, तो ये जो टोंग पहले बंद रहेगा ना, वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, ठीक है। खुलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जिस भी चालक से आपको धारा नापनी है, जैसे इस अगर ये जो मार्कर, इसको अगर मैं चालक मान रहा हूं, तो इस चालक की धारा को नापना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस टोंग टेस्टर को यहाँ ले जाना पड़ेगा, और उस स्विच को जिसको आपने दबा रखा उसको छोड़ोगे आप, तो छोड़ते ही ये कैसे हो जाएगा? ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इस चालक से धारा प्रवाहित हो रही है, और ये जो टोंग टेस्टर है ये क्या हो गया? इसके ऊपर चढ़ गया, ठीक है। तो जैसे ही चढ़ेगा ना, तो वो जो चालक, जैसे यहाँ पे अगर आप चालक को बता रहे हो, ये इसके अंदर से चालक प्रवाहित हो रहा है, तो ये जो चालक रहेगा ना, ये चालक प्राथमिक कुंडली का कार्य करेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? ये प्राथमिक कुंडली का कार्य करेगा, और इसके अंदर से जैसे ही धारा प्रवाहित होगी, ये क्या करेगा? फ्लक्स प्रेरित करेगा। और इसके अंदर ये देखिए, ये जो पार्ट है ना टोंग टेस्टर का, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट कैसे कार्य करेगा? ये द्वितीयक कुंडली के तरह कार्य करेगा, ठीक है। यानी अगर आप संरचना की बात करोगे, तो संरचना के अंदर क्या है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? द्वितीयक कुंडली। क्या है? द्वितीयक कुंडली है सिर्फ संरचना के अंदर। और दूसरी चीज क्या है? इसके अंदर एक अपन ने ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखा है, ब्रिज रेक्टिफायर लगा रखा है। और एक और चीज क्या बताया मैंने? रेक्टिफायर लगा रखा है। इसके अलावा एक हमने पीएमएमसी अमीटर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? पीएमएमसी अमीटर, ठीक है। तो संरचना के नाम पे टोंग टेस्टर के अंदर सिर्फ यही चीजें रहती हैं। कार्य प्रणाली की बात करें तो कार्य प्रणाली जस्ट अपन ने डिस्कस करी है। जो सिद्धांत रहता है उसी सिद्धांत के अनुसार ये कार्य करेगा। कैसे? जैसे मैंने बताया कि ये जो चालक है, इस चालक से आपको धारा नापनी है, तो आपको क्या करना है? जिस भी चालक से नापनी है ना, तो उस चालक के अंदर अपने को टोंग टेस्टर को खोल के ऐसे करके रख देना है और उसको छोड़ देना है। तो ये कैसे होएगा? क्लोज हो जाएगा। जैसे ये क्लोज हुआ ना, तो इसके अंदर से जो भी धारा प्रवाहित हो रही है उसका चुंबकीय क्षेत्र इस द्वितीयक कुंडली से, ये द्वितीयक कुंडली से क्या करने लग जाएगा? लिंक करने लग जाएगा। और इसके अंदर क्या होएगा? एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। और विद्युत वाहक बल जैसे ही परिपथ पूर्ण होगा ना, तो उसके अंदर से जैसे ही अपने को क्या बताया कि विद्युत वाहक बल का जैसे ही परिपथ का जैसे ही परिपथ पूर्ण होता है, तो उस परिपथ में से क्या प्रवाहित होने लग जाती है? एक धारा प्रवाहित होने लग जाती है। और उस धारा को पहले तो ये एसी धारा प्रेरित हो रही थी, और एसी धारा ही इसमें प्रवाहित हो रही थी। उस एसी धारा को हम लोग इस ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा क्या कर लेंगे? डीसी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, और उसको हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से नाप लेंगे। तो इस प्रकार से इस मीटर की संरचना और इस प्रकार से इसी मीटर की क्या कार्य प्रणाली रहती है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया? संरचना के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी? एक तो इसके अंदर द्वितीयक कुंडली रहेगी, एक ब्रिज रेक्टिफायर रहेगा, एक पीएमएमसी अमीटर रहेगा, ठीक है। अब जैसे इस मीटर के अंदर कुछ विषय, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ इसके अंदर हमें सावधानियां रखनी पड़ती है। क्या सावधानियां रखनी पड़ती है? देखिए ना, देखिए सावधानियों के बारे में बात करते हैं। सावधानियां, ठीक है। सावधानियां कब रखेंगे? जब भी आप इस उपकरण को उपयोग में लाओगे ना, तब रखनी होगी ये सावधानियां। क्या क्या सावधानियां?
पहली चीज देखिए ना, आप जब भी किसी भी चालक की धारा को नाप रहे हो, ठीक है, तो वो चालक ऐसा रहना चाहिए कि वो कभी भी किसी भी स्थिति में कौन सा चालक नहीं रहना चाहिए, नंगा चालक नहीं रहना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, बेयर कंडक्टर की धारा को आप नहीं नापोगे। क्या बोल रहा हूं मैं, बेयर कंडक्टर यानी नंगे चालक की धारा को आप नहीं नापोगे। क्यों नहीं नापोगे, क्योंकि जब भी आप इस मीटर के द्वारा उस के ऊपर लेके जाओगे ना टोंग को, तो ऐसी संभावना रहेगी कि अपना हाथ है वो उस चालक से टच हो जाए, क्योंकि वो नंगा तार है। तो अगर अपना हाथ उससे टच हो गया ना, तो अपने शरीर को हानि पहुंचने की संभावना रहेगी। इसलिए हम लोग बेयर कंडक्टर की धारा को कभी भी नहीं नापेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन दूसरी बात करें, यानी मतलब कुल मिला के ये जो धारा नापी जाएगी, कौन से चालक की नापी जाएगी, ये ऐसे चालक की नापी जाएगी जिसके ऊपर कुचालक का आवरण है, यानी इंसुलेशन है, ठीक है। दूसरी चीज क्या सावधानी है, देखिए ना, कभी भी अगर आप एक चालक, जैसे ये नॉर्मल अगर आपने चालक इसके अंदर से प्रवाहित करा, और अगर ये जो मीटर है ना कोई वैल्यू नहीं दर्शा रहा है किसी स्थिति के अंदर, तो उस स्थिति के अंदर हम लोग यहाँ पे एक विधि इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लूपिंग, ठीक है। लूपिंग का मतलब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो चालक है ना, जैसे ये टोंग है ना, इस टोंग के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये टोंग मैंने बनाया, तो ये जो चालक है ना, इस चालक को ऐसे दो लपेटे देके ऐसे करके प्रवाहित कर देंगे, ठीक है। यानी ये जैसे पार्ट है ना टोंग का, तो इस टोंग के पार्ट के ऊपर मैं दो लपेटे देके प्रवाहित कर दूंगा, तो उससे क्या होएगा, ये जो चालक है ना, ये चालक एक कुंडली का रूप ले लेगा, और जो धारा है ना, वो धारा इसके अंदर से प्रवाहित होने लग जाएगी, और अच्छी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और ये जो टोंग है ना, ये टोंग अच्छी तरीके से धारा को क्या करने लग जाएगा, नापने लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन बात करेंगे, इसके बाद सावधानी के अंदर अपने को क्या ध्यान रखना है कि ये जो मीटर रहता ना, ये मीटर मैक्सिमम केसेस के अंदर, जैसे पीएमएमसी की अगर अपन बात करते हैं, तो पीएमएमसी कौन सा मीटर है, एनालॉग मीटर है। एनालॉग मीटर मतलब इसके अंदर क्या रहता है, पॉइंटर रहता है, ठीक है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पॉइंटर है ना, वो पॉइंटर जीरो पे नहीं है, और मतलब जैसे समय के साथ क्या हो जाता है, वो पॉइंटर है ना अपने जीरो स्थान पे नहीं आता है और बीच में कहीं अटक जाता है, ठीक है। तो अगर आपको धारा नापनी है ना, तो आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि ये पॉइंटर है ना, ये जीरो पे है कि नहीं है। अगर नहीं है ना, तो हम लोग इस पॉइंटर को जीरो पे लाते हैं। कैसे लाते हैं, ये जो मीटर रहेगा ना, इस मीटर के यहाँ पे, जहाँ पे भी ये मीटर बना हुआ रहेगा, उसके वहाँ नीचे एक स्क्रू लगा हुआ रहता है। इस स्क्रू को हम लोग बोलते हैं जीरो एडजस्टमेंट स्क्रू। क्या बोल रहे हैं हम लोग, जीरो एडजस्टमेंट स्क्रू, ठीक है। इस स्क्रू के द्वारा हम लोग पॉइंटर को क्या कर देंगे, जीरो के ऊपर लाएंगे, ठीक है। कैसे लाएंगे, वो जो स्क्रू रहेगा ना, उसके ऊपर स्क्रू ड्राइवर लगता है, और उस स्क्रू ड्राइवर को जैसे जैसे हम लोग घुमाएंगे ना, वैसे वैसे ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर एडजस्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो सावधानियों की तीसरी चीज क्या है, इसके अंदर हमें जीरो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जीरो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जीरो एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये इसकी सावधानी है। अब इसके बाद अगर हम लोग इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखिए ना, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ आएगी। जैसे एप्लीकेशंस को हम लोग लिखते हैं, एप्लीकेशन को लिखते हैं हम लोग, देखिए ना, एप्लीकेशन मतलब इसका उपयोग, ठीक है। अब जैसे ही अपन ने उपयोग की बात करी, तो जब भी उपयोग के बारे में बात करेंगे तो क्या होएगा कि भाई ये जो मीटर है, मैंने क्या बोला कि ये मीटर के द्वारा हम लोग सिर्फ और सिर्फ उच्च धारा को नापते हैं, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशंस भी ऐसी रहेंगी कि हम लोग जहाँ जहाँ पे भी इसको उपयोग करेंगे ना, वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, धारा ही नापेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे उपयोग करते हैं, देखिए, एक तो हम लोग उपयोग करते हैं जैसे किसी भी मोटर का जो मुख्य पैनल है ना, तो उस मुख्य पैनल की, क्या बोल रहा हूँ मैं, मुख्य पैनल की इनकमिंग धारा को नापने के लिए हम लोग करेंगे उपयोग, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, मुख्य पैनल की इनकमिंग धारा को नापने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, के मापन हेतु, ठीक है। इसके अलावा जैसे अपने को बताया, जो वेल्डिंग, कौन से वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर रहते हैं ना, ठीक है, वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर, उस ट्रांसफॉर्मर की इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों की दोनों
आउटगोइंग, दोनों की दोनों जो कुंडलियाँ हैं ना, उन दोनों की दोनों कुंडलियों की हम लोग धारा नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और तीसरे उपयोग की अगर अपन बात करते हैं तो इसका उपयोग हम लोग जैसे कोई भी मोटर है, उस मोटर की जस्ट अपन ने वाइंडिंग करी, मतलब नई वाइंडिंग करी हुई जो मोटर रहती है ना, उस मोटर को जैसे अपन ऑन करते हैं ना, तो ऑन करते समय हम लोग न्यूली वाउंड जो मोटर रहेगी उसके वाइंडिंग की अपन धारा नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी क्या बोल रहा हूं मैं, न्यूली वाउंड। ठीक है, न्यूली वाउंड मतलब नई वाइंडिंग की हुई मोटर की कुंडली की धारा नापने के लिए, कुंडली की धारा मापन। ठीक है, और इसके अलावा जैसे उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, जैसे देखिए ना, अपन जब भी 3 फेज लोड की बात करते हैं ना, तो 3 फेज लोड के अंदर अपने को क्या पता है कि जो लोड है वो लोड हमेशा कैसा रहना चाहिए, अगर जिस भी चीज़ पे वो लगा, जैसे ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है तो ट्रांसफार्मर से अगर किसी भी लोड, ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है ना, तो वो जो लोड है वो कैसा रहना चाहिए, हमेशा बैलेंस लोड रहना चाहिए। ठीक है, बैलेंस लोड का मतलब क्या होता है कि जो तीनों के तीनों फेज है ना, उन तीनों के तीनों फेज से जो करंट ड्रॉ हो रही है ना, वो ड्रॉ मतलब बराबर बराबर रहनी चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी भी स्थिति के अंदर वो जो लोड है ना, उस लोड की बैलेंस, वो लोड बैलेंस है कि नहीं है, उस चीज़ को भी हम लोग इस टोंग टेस्टर की सहायता से चेक करते हैं। कैसे, लोड के ऊपर अपन सप्लाई को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद हम लोग टोंग टेस्टर की सहायता से हर एक फेज से क्या कर लेंगे, हर एक फेज के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, उस धारा को हम लोग नाप लेंगे। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या करेंगे, कहाँ कर रहे हैं हम लोग, के बैलेंस लोड की, बैलेंस लोड की धारा मापन हेतु, धारा मापन हेतु। ठीक है, ये मापन क्यों आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है कि अगर आपने अनबैलेंस लोड की स्थिति के अंदर ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर रखा है ना, तो ट्रांसफार्मर कुछ समय बाद खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जब लोड अनबैलेंस रहता है ना, तो क्या रहता है कि कोई पर्टिकुलर फेज या तो करंट कम ले रहा होगा या फिर वो 2 से ज़्यादा ले रहा होगा। जैसे अगर वो 2 फेजेस से ज़्यादा करंट ले रहा है ना, तो वो जो अकेला फेज है ना, वो अकेला फेज क्या करेगा, उस ट्रांसफार्मर के एक फेज को उड़ा देगा। ठीक है, और अगर वो कम ले रहा होगा ना करंट, तो क्या होएगा, उस करंट, उस लोड के उस फेज का जो करंट है, वो करंट बाकी जो 2 फेजेस है ना, उन 2 फेजेस के ऊपर क्या करेगा, भार डालेगा और उन दोनों के दोनों फेजेस को क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ने किस उपकरण के बारे में डिस्कशन करा, हमने टोंग टेस्टर के बारे में डिस्कशन करा। टोंग टेस्टर उपकरण कौन सा उपकरण था, इस उपकरण के द्वारा हम लोग उच्च विद्युत धारा को नापने का काम करते हैं। कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अन्योन्य प्रेरण के ऊपर कार्य करता है। संरचना के अंदर क्या था, इसकी संरचना के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग थी और उसके अंदर हमने एक ब्रिज रेक्टिफायर और एक पीएमएमसी अमीटर की क्या करा था, उपयोग करा था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और विशेष थी, क्या विशेष थी कि इसकी जो इसके अंदर किसी भी रूप से हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग को इंक्लूड नहीं करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग कौन रहता है, प्राइमरी वाइंडिंग वो चालक है जिस चालक की हम लोग धारा को नाप रहे हैं। ठीक है, एक चीज और विशेष क्या थी यहाँ पे कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग इसके अंदर थी ना, उस सेकेंडरी वाइंडिंग का जो क्रोड था ना, वो क्रोड कैसा था, टूटा हुआ था। क्यों था, वो इसलिए था ताकि हम लोग उसकी सहायता, जैसे उसको हम लोग जैसे इस प्रकार से टूटा हुआ था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसको खोल के जिस भी चालक की धारा को नाप रहे हैं ना, उस धारा के ऊपर ले जा सक रहे थे। अगर ये टूटा हुआ नहीं रहता ना, तो वो जो चालक है ना, उस चालक का हम लोग धारा को नापने के अंदर समर्थ नहीं रहते। होप जो आज अपन ने डिस्कस करा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है और मेरी ये क्लास और अन्य क्लासेस भी अगर आपको अच्छे से समझ में आई है, तो आप मेरे वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक के ऊपर शेयर कर सकते हैं और मुझसे अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।